हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अभी तक हमने मोमेंट ऑफ कपल पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आपने किसी रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में बात की है। हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपसे क्या कहता है? ठीक है, इफ अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यदि कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, then the clockwise moment will be equal to the anti-clockwise moment। आप समझते हैं इस चीज़ को कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर बराबर है तो आपकी जो बॉडी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। ठीक है, इसको अपन दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिमेन्स ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर है, इसका मतलब अगर उनका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर होगा। ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे कारण है। ठीक है, आपको साइन के साथ लेना है। अभी आपको साइन कन्वेंशन इसका बता देते हैं। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स, ठीक है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज मोमेंट्स हो। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मोमेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं जो बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, तो मोमेंट्स की संख्या भी एक से ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे लगने वाले, ठीक है, इज ऑलवेज ज़ीरो, है ना। सभी का एल्जेब्रिक सम हमेशा शून्य होगा, ज़ीरो होगा। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, एक बॉडी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एक रॉड ले लेते हैं। सपोज करो इसको हमें रोटेट करवाना है। ये रॉड हमने यहाँ पे मान ली। ठीक है, इस रॉड के ऊपर मैंने ये 3 पॉइंट मान लिए, ए, बी और सी। ध्यान देंगे, ये जो आपका पॉइंट है ओ, दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। मैंने इसको इस कलर से बना दिया। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, वो फोर्स हमने इस तरीके से मान लिए। एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर F1, ठीक है, जो कि ए पॉइंट पे लग रहा है, और ए पॉइंट की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से हम मान लेते हैं सपोज x1। कितनी डिस्टेंस पे है ये? x1 डिस्टेंस पे। दूसरा फोर्स लग रहा है, हमने मान लिया F2। ये फोर्स आपका लग रहा है बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हमने ओ से मान लिया सपोज x2। पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो बी पॉइंट की डिस्टेंस को हमने x2 मान लिया। आपका जो सी पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है सपोज F3।
ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन से उसको हमने मान लिया x3। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके जो F1 और F2 फोर्सेस है, अगर इनके बारे में बात करें तो ये आपकी रॉड को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। देख रहे हैं आप, ये ऐसे घुमाएंगे बॉडी को इस O पॉइंट के अबाउट, इस तरीके से बॉडी आपकी रोटेट करेगी। अगर आप F3 के बारे में बात करें तो F3 जो है वो किस तरह घुमाएगा, क्लॉकवाइज। आप देखो ये F3 फोर्स में एरो बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लॉक वाइज मोमेंट जनरेट करेगा और ये दोनों फोर्सेस मिलकर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगे। ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, डायग्राम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तब होना क्या चाहिए, अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर यहाँ पर बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम, यहाँ दो मोमेंट मिल रहे हैं F1 और F2 की वजह से, ठीक है, और क्लॉकवाइज मोमेंट अकेले F3 फोर्स की वजह से है, तो इन दोनों का सम इसके F3 के मोमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखें, जैसे आपने बोला है एल्जेब्रिक सम, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है, इसको पॉजिटिव मोमेंट बोला जाता है, और क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, इसको नेगेटिव मोमेंट कहा जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो साइन कन्वेंशन के साथ इसको लिख देते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को। तो F1 फोर्स का मोमेंट कितना हो जाएगा, देखो F1 की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से x1 है, तो ये मोमेंट हो जाएगा आपका F1x1, और ये साइन इसका लोगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। F2 का मोमेंट हो जाएगा F2x2, इसका साइन भी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो F2 इंटू x2, ठीक है। अब दोनों मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो चुके हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट F3 की वजह से है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लेना है, तो क्या लिखोगे, -F3x3, इसकी डिस्टेंस रोटेशन पॉइंट से x3 है, ये आपके सामने है, ठीक है। तीनों मोमेंट का एल्जेब्रिक सम हो चुका है, इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है आपने, देखिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज 0, तो इसको 0 से इक्वेट कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो F3x3 जो है वो RHS में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको मिलेगा F1x1 प्लस F2x2 इज इक्वल टू F3x3, ठीक है। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी कभी भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के केस में उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर ये कहें कि टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो जाएगा टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। आपने पिछले चैप्टर्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं पे बंद कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो आपने ट्रांसलेशनल मोशन में यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, अब हम रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इतनी बात आपको अभी तक समझ में आ रही है कि बॉडी के मोशन को ही केवल स्टडी कर रहे हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। वहाँ स्ट्रेट लाइन में चलती थी बॉडी, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते थे। यहाँ पे बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात कर लें, और ठीक उसके सामने यहाँ पे मैं रोटेशनल मोशन की इक्वेशन आपके सामने लिखने वाला हूँ। देखिए सारी चीज़ें एनालॉगस होती है, ठीक है। हम यहाँ पे आपके सामने इसको लिख देते हैं। आपने पढ़ी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, सबको पता है v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT, ठीक है। यहाँ पे v
फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। ठीक है, ये हम ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बात करते थे। अब रोटेशनल मोशन में क्या करेंगे, जहां फाइनल वेलोसिटी v है यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मानेंगे। यहाँ लीनियर वेलोसिटी है, रोटेशनल मोशन में कौन चलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v को हमने क्या लिखा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u था, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये यहाँ पे थी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, प्लस साइन एज इट इज। यहाँ एक्सेलरेशन को हमने बोला था अल्फा, यहाँ सॉरी ए, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आप समझते हैं इस चीज़ को। तो ए को हमने रिप्लेस कर दिया अल्फा से, टाइम को टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की बात करें, आपने सेकेंड इक्वेशन पढ़ी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसके एनालोगस रोटेशनल मोशन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। देखिए क्या करोगे, यहाँ है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, आप जानते हैं एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे। आपको पता है अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो वहाँ एंगल चेंज होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा नॉट, टाइम एज इट इज टी, प्लस साइन हाफ a is acceleration represented by alpha here, t square as it is। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लीनियर इक्वेशन में है। हम रोटेशनल मोशन में अगर बात करें तो यहाँ पे रोटेशनल में देखो v की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि ओमेगा नॉट का स्क्वायर, प्लस 2 एक्सेलरेशन ए की जगह कौन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट लीनियर जो एस था उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, तो जिस तरह से आप लीनियर इक्वेशंस जो आपने पढ़ी है, ठीक है, मोशन की, ठीक वैसे ही आप रोटेशनल मोशन में भी ये इक्वेशंस को एज इट इज़ यूज़ कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने एज इट इज़ देखी है। फिर आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, है ना, मैं फिर से आपके सामने ब्रीफ कर देता हूँ। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आपने लॉ पढ़े थे जो कि न्यूटन साहब ने दिए थे, है ना। मैं न्यूटन्स लॉज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह से आपने न्यूटन का पहला नियम पढ़ा था, ठीक है, आपने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था जिसमें क्या बोलते थे आप, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तब तक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, वही बात यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ फोर्स के बारे में बात होती थी, यहाँ टॉर्क के बारे में बात करना है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, अगर कोई रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर रोटेशनल मोशन में है तो वो उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमती रहेगी, लगातार उस एक्सिस पे रोटेट करती रहेगी। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क न लगाया जाए। आप ध्यान रखें, आपने यहां लिखा था इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, इफ एफ एक्सटर्नल 0 है उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी होगी। यानी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी।
ये बात अगर हम रोटेशनल मोशन के लिए करें तो रोटेशनल मोशन के केस में इसको क्या बोलोगे, मैं पूरा स्टेटमेंट ना लिखकर मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आती है। v इज इक्वल टू यू, यानी वेलोसिटी फाइनल इनिशियल बराबर रहेगी, कब, जब फोर्स नहीं लगाया जाए। यहाँ पे वो बात क्या होती है कि जब टॉर्क एक्सटर्नल, अगर बाहर से हम कोई टॉर्क बॉडी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो देन द बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और इट विल रिमेन कंटिन्यूअसली इन रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वो लगातार रोटेट करती रहेगी अगर उसके ऊपर कोई टॉर्क ना लगाया जाए। मतलब एंगुलर वेलोसिटी फाइनल बराबर होगी किसके, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल के। ये बात आपको समझ में आती है। यहाँ फोर्स होता है जो वेलोसिटी चेंज करवाता है, यहाँ पे टॉर्क होता है जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज करवाता है। ठीक है, आपने सेकेंड लॉ न्यूटन का पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे आपने ट्रांसलेशनल के केस में पढ़ा था लीनियर मोमेंटम के लिए। ठीक है, आप क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने लिख देता हूँ। कांस्टेंट को 1 मानकर अगर अपन बात करें तो आपने पढ़ा है dp/dt इज इक्वल टू एफ, है ना। वैसे प्रोपोर्शनल एफ लिखते हो, फिर सॉल्व करेंगे कांस्टेंट 1 आएगा, ये सारी फिल्म पता है आपको। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, आप जानते हैं। तो आप क्या लिखोगे, dl/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बराबर होता है किसके, टॉर्क के। यहाँ फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, यहाँ टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। आपने तीसरा नियम न्यूटन का पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आपको पता है जो एक्शन फोर्स है, ठीक है, उसके बराबर यहाँ पे रिएक्शन जनरेट हो जाती है। ये एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स है, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। ठीक है, आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे वो एक्शन होगा, बॉडी आपके ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो रिएक्शन होगा। यहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फोर्स के फॉर्म में नहीं बल्कि टॉर्क के फॉर्म में होगा। ठीक है, आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, एवरी टॉर्क हैज इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक्शन टॉर्क होगा। ठीक है, और उसी के बराबर वो बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन टॉर्क लगाएगी। तो एक्शन और रिएक्शन टॉर्क दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एनालोगस है रोटेशनल मोशन के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पे इतनी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर से आप एक बार इसको देख लें, न्यूटन के 3 नियम आपने पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात हमने की है ना, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इट विल मोशन इन कंटिन्यू इन मोशन। ठीक है, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ टॉर्क की बात है, रोटेशनल मोशन की बात है। ठीक है, तो ये न्यूटन के नियम आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग पिछले चैप्टर्स में बात कर चुके हैं इनर्शिया के बारे में। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे इनर्शिया का कंसेप्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। इनर्शिया, जिसको हम हिंदी में बोलते थे जड़त्व, हिंदी में क्या बोलते थे आप, इसको जड़त्व बोलते थे। ठीक है, अगर आप इसको रिकॉल कर पाएँ तो आपको पता है कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में इसको ब्रीफ कर देता हूँ। आपको पता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है कि वो मोशन में ही रहे। मतलब कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, है ना। मैं आपके सामने लिख देता हूं,
बस हो गया, हटा लो, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू resist the change in its state। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में परिवर्तन नहीं चाहती है। इसका मतलब क्या, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, अगर बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है कि वो उसी वेलोसिटी से लगातार मूव करती रहे, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी है इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। ये बात हमने की थी यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आपने पढ़ा है कि बॉडी अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, ठीक है। यहां पे आपने ये भी देखा था कि इनर्शिया का मेजरमेंट कौन देता है, किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा, किस बॉडी का इनर्शिया कम होगा, ये डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके सामने, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब किसी भी बॉडी का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। समझते हैं आप, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो उसको अगर आपको रेस्ट से मोशन में लेकर आना है, ठीक है, आपके घर में कुर्सी रखी हुई है, आपको बोला गया है कि इस कुर्सी को खसकाना है, तो आप उसको इजीली मूव करवा दोगे, कम फोर्स लगाकर इजीली वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपको बोला जाए आपके घर में जो अलमीरा रखी हुई है, उस अलमीरा को मोशन में लेके आना है, देन यू विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, मतलब वो इजीली रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी। वैसे ही अगर हम बात करें कि अगर आपकी तरफ कोई बॉल लुढ़कते हुए आ रही है, एक फुटबॉल है सपोज करो ग्राउंड में सॉरी, वो रोल करते हुए आपकी तरफ आ रही है, आपको उस फुटबॉल को रोकना है, आप इजीली उसको रोक सकते हो। लेकिन अगर उस फुटबॉल की जगह सपोज करो कि कोई कार अनबैलेंस्ड होके आपकी तरफ आ रही है, अगर आपको बोला जाए कि इस कार को रोकना है तो आप उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। चाहे दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही हो, मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज्यादा है, यानी कार इजीली रेस्ट में नहीं आएगी। अगर वो मूव कर रही है तो वो चाहती है कि वो मूव करती रहे लगातार। तो ये चीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है पहले, जब चैप्टर हमने पढ़ा था मोशन वाला, ठीक है। अब यहां पे हम ट्रांसलेशनल मोशन के बजाय किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन के बारे में, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आपने बोला है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी लगातार, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन वाला केस भी आप समझो। मैं आपके सामने यहाँ पे ये एक एक्सिस बना देता हूं, इस एक्सिस के ऊपर ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली है, ये इस तरह घूमेगी। ये मैंने यहाँ पे एरो आपके सामने बना दिया किस तरीके से ये रोटेट करने वाली है। तो ये बॉडी अगर रेस्ट में है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो ये बॉडी लगातार रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन अगर ये बॉडी मूव कर रही है, किसी वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, ठीक है, तब ये बॉडी लगातार उसी वेलोसिटी ओमेगा से मूव करती रहेगी, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाओगे तो ये उस एक्सटर्नल टॉर्क को इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं करने देगी। मतलब ये बॉडी नहीं चाहती है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को समझें। जो डेफिनेशन हमने ट्रांसलेशनल मोशन में लिखी थी वही डेफिनेशन आपकी रोटेशनल मोशन में भी रहेगी, सेम, ठीक है। वहां पे लिखा था आपने किसी बॉडी की टेंडेंसी जो उसकी स्टेट में चेंज को अपोज करती है, यहां पे भी किसी बॉडी की टेंडेंसी है, बस वहां बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में है, यहां बॉडी रोटेशनल मोशन में है, ठीक है। अगर इसको और डिटेल में अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, जिसको हम बोल रहे हैं इनर्शिया रोटेशनल मोशन में, ठीक है। उसका नाम थोड़ा सा यहां परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको इनर्शिया बोलने के बजाय बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ध्यान देंगे आप, ठीक है, जिसको ट्रांसलेशनल मोशन में केवल इनर्शिया कहा जाता था उस टेंडेंसी को, ठीक है, इनर्शियल हो गया भाई, इनर्शिया। चलिए, ठीक है, उसी टेंडेंसी को रोटेशनल मोशन में क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या लिखोगे, मैं यहां आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which the property of a body by virtue of which it opposes a torque। ध्यान देंगे, it opposes, हमने यहां resist लिखा था, आप resist भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। it opposes the torque applied on it। ये बॉडी आपके सामने है, इस बॉडी के ऊपर अगर आपको टॉर्क लगाना है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये रेस्ट में है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, इसको मूव करवाना है, मोशन में लेके आना है, तब आप समझते हैं कि बॉडी को रोटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू अप्लाई द टॉर्क। फोर्स तो लगाओगे नहीं, क्योंकि एक फोर्स अगर लगाओगे तो बॉडी मूव तो करेगी नहीं, ठीक है। तो यहां पे आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, आइदर मोमेंट ऑफ फोर्स होगा या मोमेंट ऑफ कपल होगा, समझते हैं आप इस बात को, ठीक है। अगर आपके पास ग्लोब है ना, जो ऑफिस में रखा हुआ होता है, वो ग्लोब है, अगर उसको आपको रोटेट करना है, देन यू विल हैव टू अप्लाई अ टॉर्क ऑन इट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द टॉर्क अप्लाइड ऑन इट। काई के लिए लगाया जाएगा टॉर्क, टू प्रोड्यूस a change in its state of rest, change in its state of rest। देखें ये वाला केस जो अभी हमने बोला था कि ओमेगा अगर 0 है, ओमेगा अगर 0 है इसका मतलब रेस्ट में है, बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। अगर इसको रोटेट करवाना है, इसकी स्टेट चेंज करना है, रेस्ट से मोशन में लेके आना है, देन यू विल हैव टू अप्लाई अ टॉर्क, ठीक है। आपको चेंज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो ये तो रेस्ट की बात हो गई, रेस्ट के अलावा क्या हो सकता है, और स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर बॉडी पहले से रोटेट कर रही है किसी वेलोसिटी से, जैसा कि डायग्राम में आपके सामने लिखा हुआ है, ओमेगा वेलोसिटी से अगर पहले से वो मूव कर रही है, तो उसका रोटेशनल मोशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, अबाउट एन एक्सिस। ये एक्सिस आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है, इस एक्सिस के अबाउट इसका जो रोटेशनल मोशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे अपोज होगा, ध्यान देंगे, ये जो अपोजिशन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे चेंज नहीं प्रोड्यूस करता, चेंज नहीं चाहता बॉडी के अंदर, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन हो। ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी के अपोज करने की, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, देखो हमने ऊपर क्या लिखा था, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा है रोटेशनल मोशन के केस में, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट वही है जो ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा है। वहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा है कि किसी हैवी बॉडी को रोकना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, कम मास का ऑब्जेक्ट है, वो इजीली रुक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मास जो है वो मेजरमेंट देता था इनर्शिया का, मोर इज द मास मोर इज द इनर्शिया, लेस इज द मास लेस इज द इनर्शिया। अब सवाल ये है कि रोटेशनल मोशन के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मेजर कैसे करें, क्या ये भी केवल मास के ऊपर डिपेंड करता है? तो मैं यहाँ आपके सामने एक चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेल को क्या हो रहा है बार बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, यहां पे ये केवल मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान देंगे आप, डिपेंड्स ऑन पहला फैक्टर है मास और दूसरा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब क्या, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं। इसमें जो पार्टिकल हम ले रहे हैं, जिसका मास हम कंसीडर कर रहे हैं, उस पार्टिकल की डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पे बॉडी रोटेट कर रही है उस एक्सिस से कितनी दूर पे वो पार्टिकल है जिसका मास हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, उस डिस्टेंस के ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है, ये केवल मास पे डिपेंड नहीं करेगा। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, है ना, इसका मैथमेटिकल फॉर्म अभी हम लिखेंगे, उसके पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। ये एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये दो स्ट्रेट रोटेशनल एक्सिस ले ली, इस एक्सिस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक व्हील लगा दिया, ये इस तरीके से एक सर्कुलर व्हील हमने यहाँ पे लगा दिया, ये सर्कुलर व्हील हो गया आपका। ठीक है, इसका टोटल मास कैपिटल M हमने मान लिया। ठीक है, और आप ध्यान देंगे ये जो व्हील है इसके अंदर जो मास है पूरा, वो मास पूरे व्हील के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कंटिन्यूअस व्हील है ये पूरे में मास फैला हुआ है इसका, इस तरीके से। ठीक है, वहीं हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, उस दूसरे एग्जाम्पल में हम ये से कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हमने क्या किया, हमने यहां पर एक रिंग को लिया। ठीक है, इसी तरीके से जो सर्कुलर व्हील आपका था, इसी तरीके से हमने एक सर्कुलर रिंग को लिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप उस चीज़ को समझना। मैं डिफरेंस यहाँ आपके सामने बना रहा हूँ। ये जो सर्कुलर रिम हमने लिया है, इसका मास भी व्हील के मास के बराबर है। ठीक है, ये मास यहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है पूरा। ये मैंने जो शेडेड पोर्शन बनाया है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये पूरा खाली है, केवल यहाँ पे स्पोक्स लगे हुए हैं, जैसे स्पोक्स वाला जो व्हील होता है ना, इस तरीके से। ये केवल यहाँ पे स्पोक्स इस तरीके से लगे हुए हैं, बाकी पूरा मास जो है वो इस तरीके से कंसंट्रेट हो रहा है यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट पे ये रोटेट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है। देखिए, दोनों का मास सेम है, इसका भी मास कैपिटल M है, इसका भी मास कैपिटल M है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम एंगुलर वेलोसिटी से घुमा देना है। ठीक है, हमने इसको रेस्ट से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पे लेके आ गए, इस व्हील को भी हम रेस्ट से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पे लेकर आ गए, दोनों को सेम वेलोसिटी से, ठीक है, रोटेशनल मोशन में लेकर आ जाना है और फिर टॉर्क लगाना बंद कर देना है। एक बार टॉर्क अप्लाई करेंगे, एक ओमेगा वेलोसिटी से दोनों मूव करने लगेंगे। अब इसके बाद में आपको केवल ये नोटिस करना है कि दोनों में से कौन सा व्हील जल्दी रेस्ट में आ जाता है और कौन सा व्हील लंबे समय तक चलता रहता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली, तो जो रिम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें मास जो है वो रिम पे कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया केस 1 और इसको हमने लिख दिया केस 2। आप देखेंगे कि जो सेकेंड केस है, ठीक है, इस सेकेंड केस में जो व्हील है वो ज़्यादा समय तक रोटेट करता रहेगा। ठीक है, इट विल टेक मोर टाइम टू स्टॉप, रेस्ट में आने के लिए ज़्यादा समय लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने रोटेशनल मोशन में चेंज का अपोज ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब इनर्शिया
सेकेंड केस में ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ इनर्शिया कम होता है, लेस इनर्शिया, जल्दी रेस्ट में आ जाएगा, और ये यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा होता है, मैंने लिखा है मोर इनर्शिया। ठीक है, ये जल्दी रेस्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि देखो दोनों में अंतर क्या किया था हमने, मास तो दोनों का सेम था, लेकिन यहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, मतलब ये जो रोटेशनल एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, देखो एक्सिस के पास भी पार्टिकल्स मौजूद है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ देखिए इस केस में, सेकंड वाले केस में, यहाँ सेकंड केस में एक्सिस से लेकर इतनी डिस्टेंस तक देखो कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है। मतलब यहाँ जो मास था इस केस में, ठीक है, इतना जो मास यहाँ पे मौजूद था, ये मास भी कहाँ जा चुका है, ये मास दूर चला गया है। देखो डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस तक, ये जो इनर रेडियस है इस व्हील की, इतनी डिस्टेंस तक तो पार्टिकल है ही नहीं, वही पार्टिकल दूर जा चुके हैं। मतलब डिस्टेंस बढ़ गई है तो इनर्शिया बढ़ गया है। तब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो नोटिस किया गया उसके आधार पे आपको इनर्शिया किस तरीके से बताया गया, देखें मैं आपके सामने यहाँ पे उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे होगा, केवल मास से नहीं होगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसको एक पार्टिकल सिस्टम से अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, ये देखिए, ये हो गई आपकी रोटेशनल एक्सिस। इसको एक काम करते हैं, सीधी बना देते हैं, ये रोटेशनल एक्सिस आपकी हो गई। ठीक है, इस रोटेशनल एक्सिस से किसी डिस्टेंस r पे, ये डिस्टेंस r हमने यहाँ पे बना दी, ये r हो गया आपका, और यहाँ पे ये पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है, ये एक्सिस हमने यहाँ पे बना ली, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। मतलब मास तो है ही, वो डिस्टेंस कितनी है उसकी, उसके स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है। अब सोचने वाली बात है, अगर r कम होगा तो r का स्क्वायर कम होगा, यानी इनर्शिया कम हो जाएगा। r बढ़ेगा यानी कि इनर्शिया बढ़ जाएगा। वही चीज़ आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिखाई दे रही थी, जो पार्टिकल यहाँ मौजूद था वो पार्टिकल यहाँ पे नहीं है, मतलब वो पार्टिकल यहाँ कहीं चला गया है। ठीक है, अब डिस्टेंस बढ़ गई है, डिस्टेंस बढ़ गई है, इसका मतलब इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। हम इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला है इसका I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। चलिए यहाँ से इसकी यूनिट लिखते हैं हम, यूनिट I इज इक्वल टू m, यहाँ पे पार्टिकल का मास है, आपको पता है मास की यूनिट होती है किलोग्राम। r जो है वो डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से, ये ऊपर वाले केस में आपने देखा है यहाँ पे। ये देखिए r जो है वो डिस्टेंस है, इसकी यूनिट होगी मीटर, तो r स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो SI यूनिट होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर आपको इसकी CGS यूनिट देखना है तो आप CGS यूनिट भी इसकी लिख सकते हैं। पता है आपको CGS यूनिट क्या होगी, I इज इक्वल टू, जो किलोग्राम है मास की यूनिट, ठीक है, वो ग्राम होती है। ठीक है, CGS में मीटर जो है उसका CGS इक्विवेलेंट होता है सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिख देता हूँ इसका। चलिए, I इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास, ये m जो है ये मास ऑफ पार्टिकल है,
मास को डायमेंशनली हम कैपिटल M लिखते हैं, पता है आपको। R जो है वो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, इसको डायमेंशनली कैपिटल L लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका ml²। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपके सामने ब्रीफ कर देता हूँ आज जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे किसी बॉडी की। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ आपने इक्वेशन लिखी थी। फिर रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस आपने देखी है। ट्रांसलेशनल में जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वैसे यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है, एनालॉगस आप याद रखें। फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से, इनिशियल को ओमेगा नॉट से, एक्सेलरेशन को अल्फा से और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर के केस में। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लॉज ऑफ मोशन जैसे कि आपने न्यूटन के पढ़े थे ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोटेशनल मोशन में भी यहाँ पे लागू होंगे। वहाँ जो काम फोर्स करता है वो यहाँ पे टॉर्क करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। फिर हमने इनर्शिया को कंपेयर किया ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के लिए। वहाँ इनर्शिया का मेजरमेंट मास से होता है, यहाँ इनर्शिया का मेजरमेंट मास के साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से, उस पर भी डिपेंड इनर्शिया करता है। किस तरह से करेगा उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा है इसका। ठीक है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था कंटिन्यूअस व्हील वाला और रिम वाला जो व्हील है। ठीक है, आपने देखा है कि ये ज्यादा समय तक रोटेट करता है। एक बार रोटेट करने के बाद में इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है, इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।